तो आज फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग 12th का। तो इंट्रोडक्शन दे दूं उससे पहले मैं आप लोगों को, पढ़ाने से पहले देखिए क्या पढ़ेंगे। तो भौतिकी, जिसे फिजिक्स भी कहते हैं इंग्लिश में, इसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो विद्युत से संबंधित है। इसमें 2 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें एक जो पहला पार्ट है वो है स्थिर विद्युत से संबंधित, और दूसरा जो इसी का भाग है वो है धारा विद्युत। धारा विद्युत। और बोर्ड एग्जाम में इन दोनों चैप्टर को मिला करके, मतलब स्थिर विद्युत प्लस धारा विद्युत मिला करके 16 मार्क्स का जो है आपके पेपर में क्वेश्चन इससे जो है वो पूछा जाएगा। तो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। एक साइंटिफिक मेथड या अप्रोच के थ्रू हम स्टडी करेंगे, जिससे कम समय में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप इस विषय की तैयारी कर सके। उससे पहले मैं आपको कुछ मूलभूत जानकारी दे दूं और कुछ परिभाषाएं आपको बता दूं, जो आगे इन दोनों अध्यायों को और भौतिकी के और अन्य अध्यायों को भी समझने में हमारी सहायता करेंगे। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्थिर विद्युत से। तो स्थिर विद्युत में जो है 2 चैप्टर है इसमें भी। तो एक चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र एक चैप्टर में है। दूसरे चैप्टर में है आपका विद्युत विभव एवं धारिता। विद्युत विभव और धारिता। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से। तो देखिए, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश के कारण ही उत्पन्न होता है, ये बात आपको समझना है। तो सबसे पहले हम विद्युत आवेश की चर्चा करेंगे। तो विद्युत आवेश से जो संबंधित चीज़ें हैं वो क्या क्या है, एक बार मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत आवेश की परिभाषा, कि आवेश होता क्या है। तो हम इसकी देखेंगे परिभाषा। विद्युत आवेश की परिभाषा के बाद देखेंगे हम उस विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश की प्रकार के बाद हम देखेंगे विद्युत आवेश के जो मूल गुण है वो। तो तीसरा जो है इसमें देखेंगे हम मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम देखेंगे पदार्थों को आवेशित करने की विधियां। तो तीसरा जो है इसमें हम देखेंगे आवेशन की विधियां। माफ कीजिए, चौथा है इसमें आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियों के बाद हम आवेश से संबंधित नियम पढ़ेंगे। तो आवेश से संबंधित एक नियम इस पाठ में आएगा, उस नियम का नाम है कूलाम का नियम। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे विद्युत आवेश से संबंधित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत आवेश की परिभाषा की, कि आवेश होता क्या है। तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ के कणों का मूलभूत गुण है, या यूँ कह लीजिए कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता रखता है। तो इसमें कह सकते हैं एक प्रकार से आवेश वह गुण है जिससे वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का
आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का क्षमता रखता है। आई बात समझ में आप लोगों को? एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ। विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिससे वह अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता रखता है। तो ये हो गई आवेश की परिभाषा। अब दूसरा चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आवेश का प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है ऋण आवेश निगेटिव चार्ज। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो आवेश की मूल गुणों के बारे में मैं बात करूंगा ही, पर मूल गुणों से पहले एक और गुण है, उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि सजातीय आवेशों में जो है प्रतिकर्षण होता है। सजातीय मतलब दोनों वही आवेश होंगे सेम, मतलब दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक, एक ही प्रकार के आवेश भी आप इसको कह सकते हैं। तो एक समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, वही विपरीत आवेशों में मतलब एक अगर धनात्मक हो और दूसरा अगर ऋणात्मक हो तो उसमें क्या होता है? आकर्षण। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो ये तो थी आवेश की बात। आवेश कितने प्रकार का होता है आप लोग जान गए होंगे, दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। इसके साथ ही ये बात भी आप जान गए कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। इन दोनों चित्रों में क्या है? आवेश दोनों में समान है, तो इनके बीच क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। जबकि ये वाले चित्र में दो विपरीत आवेश है, तो इनके बीच क्या होगा? आकर्षण। तो दो चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, विद्युत आवेश की परिभाषा और विद्युत आवेश के प्रकार। अब हम विद्युत आवेश के मूल गुणों की चर्चा करेंगे। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? अब देखिए, विद्युत आवेश के मूल गुण। तो विद्युत आवेश के तीन मूल गुण होते हैं। इनमें पहला है आवेशों की योज्य प्रकृति। आवेशों की योज्य प्रकृति। आवेशों की योज्य प्रकृति का मतलब ये है कि किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उसके धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का बीजगणितीय योग होता है। कहने का मतलब ये है, कुल आवेश अगर हमें पता करना हो तो धनात्मक आवेश में किसको जोड़ देंगे? उसमें उपस्थित ऋणात्मक आवेश को। यदि धनात्मक आवेशों की संख्या अगर ज़्यादा हो गई, मान लीजिए ऋणात्मक आवेशों से, तो इस स्थिति में हम इस निकाय को धनात्मक कहेंगे। और यदि ऋणात्मक जो आवेश है उसकी संख्या ज़्यादा हो गई धनात्मक आवेश से, तो हम इसे कहेंगे ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक निकाय, माफ कीजिए, ये कहेंगे। तो ये पहला जो प्रॉपर्टी है वो है आवेशों की योज्य प्रकृति। इसमें आप कह सकते हो कि जो आवेशों का निकाय है उसमें कुल आवेश आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, मतलब कुल धनात्मक आवेश प्लस कुल ऋणात्मक आवेश। अब दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी, उसमें है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों के क्वांटीकरण का मतलब यह है कि आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले आवेशों के पूर्ण गुणक के रूप में ही प्राप्त होगी। कहने का मतलब ये है कि आवेश Q बराबर होगा प्लस माइनस NE, जहाँ N एक पूर्णांक है और पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2 अप टू एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जैसे आवेश हमें इस तरह से नहीं मिलेगा, मतलब N यहाँ पे 1/2, 2/3 इस तरह से नहीं रहेगा, मतलब एक पूर्णांक के रूप में ही रहेगा। जैसे अगर हम कहें तो Q बराबर आपको मिलेगा
इस तरह से मिल सकता है, प्लस माइनस ई, क्यू बराबर मिल सकता है प्लस माइनस 2e। इस स्थिति में n बराबर क्या रहेगा 1, यहाँ पे n बराबर क्या रहेगा 2। पर इस तरह से आपको कभी भी चार्ज नहीं मिलेगा, किस तरह से, जैसे 1/2e ऐसा जो है वो नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, आवेश हमेशा इस तरह से रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण। तो ये 2 गुण हो गए। अब तीसरा हम जो है देखेंगे, तीसरा है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण या आवेश संरक्षण नियम भी इसको कहते हैं। तो आवेश संरक्षण नियम के अनुसार आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में आप इसे यह भी कह सकते हैं कि किसी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। मतलब कोई निकाय है, उसमें जो उपस्थित आवेश है उसका योग नियत रहता है, ये कह सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। सरल शब्दों में आप इतना ही समझिए कि आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये तो आवेश की मूल गुण थी। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ हम समझेंगे, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो अगला टॉपिक हम देखेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आवेशन की विधियां। तो अगला हम देखते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसको समझने से पहले आपको परमाणु को समझना पड़ेगा। हम जान रहे हैं कि सभी पदार्थ अणुओं से मिलकर के बने होते हैं और वो सभी अणु परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। और परमाणु में मुख्य रूप से 3 कण पाए जाते हैं और इसके नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और प्रोटॉनों में धनात्मक आवेश पाया जाता है, जबकि जो न्यूट्रॉन होते हैं उसमें कोई आवेश नहीं पाया जाता है, या यूँ कह लीजिए कि वो उदासीन होता है। तथा इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहता है। इस तरह से इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है वो एक तरह से वृत्तीय गति कर रहा होता है। तो ये 2 बल इसको वृत्तीय गति करने के लिए मिलता है। एक जो होता है वो क्या होता है, आप जान रहे होंगे, अभिकेंद्रीय बल जिसे कहते हैं वो होता है। अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है आपका mv²/r, जहाँ r क्या है, त्रिज्या है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। दूसरा जो बल है वो है, इलेक्ट्रॉन में आप जान रहे हो ऋणावेश होता है, प्रोटॉन में धनावेश होता है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो प्रबल आकर्षण बल होता है वो एक दूसरा बल होता है। तो इन 2 बलों के तहत इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु की कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अब यहाँ पर एक बात समझिए, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है वो प्रबल आकर्षण बल से बंधा हुआ होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से बढ़ती जाती है, उन इलेक्ट्रॉनों का जो आकर्षण बल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। कहने का मतलब यह है, पहले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो प्रबल आकर्षण बल से बंधा हुआ है, दूसरे कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो इस कक्षक की तुलना में इससे कम आकर्षण बल से बंधा हुआ है। वैसे ही ये और कम और ये और कम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आखिरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो दुर्बल आकर्षण बल से बंधा हुआ रहता है, जबकि सबसे पास वाले कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रबल आकर्षण बल से बंधा होता है। इस कारण जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो आखिरी कक्षक का इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, न कि पहले कक्षक का, क्योंकि पहले कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रबल आकर्षण बल से बंधा होता है। उसे दूर करने के लिए आपको अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जबकि आखिरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको बाहर निकालने के लिए आपको थोड़े ही ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि जब जैसे ही हम इसको थोड़ी सी ऊर्जा देते हैं तो आखिरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इस तरह से बाहर निकल जाता है। तो अब क्या होता है,
परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है प्रारंभिक स्थिति में। मतलब ये है कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या बराबर होती है। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा में चक्कर लगाता है, इससे थोड़ी ही ऊर्जा दिए तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। हम जान रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, पर चूंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब क्या हो जाएगा, इस स्थिति में इसमें एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं हम प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई किससे, इलेक्ट्रॉनों से। तो इस तरह से इस स्थिति में क्या हो गया, परमाणु विद्युत रूप से धनात्मक हो गया, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज़्यादा हो गई। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थों के आवेशित होने या विद्युत प्रवाहित होने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये तो रहा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब आगे हम देखेंगे आवेशन की विधियाँ। आवेशन का मतलब यह है किसी वस्तु को आवेशित करना। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए जरूरी है कि एक वस्तु पहले से आवेशित हो और उसे हम एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाएंगे। तो आवेशन की यहाँ पर दो विधियाँ हैं। एक विधि है प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा हम आवेशित करते हैं, और दूसरी जो विधि है वो है चालन द्वारा। प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा दोनों में अंतर समझेंगे। चालन में क्या करते हैं, हम आवेश को किसी जो एक आवेशित वस्तु है उसको दूसरे अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं। मतलब दोनों कांटेक्ट में होते हैं, भौतिक संपर्क में होते हैं। पर प्रेरण द्वारा जब हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में प्रत्यक्षता संपर्क में नहीं रखते, उससे थोड़ा दूर रखते हैं। आप इन चित्रों के माध्यम से समझिए। ये कोई आपका आवेशित वस्तु है, इस आवेशित वस्तु को मान लीजिए ये कोई अनावेशित वस्तु है, तो इस आवेशित वस्तु को इस अनावेशित वस्तु के जैसे ही हम पास लाएंगे तो इसके पास वाले सिरों पर विपरीत आवेश। विपरीत आवेश का मतलब यह है, देखिए इसमें कौन सा आवेश है, धन आवेश, तो इसके पास वाले सिरे पर धन आवेश का विपरीत क्या होगा, ऋण आवेश। तो पास वाले सिरों पर ऋण आवेश तथा दूर वाला सिरा कौन सा है, ये दूर वाले सिरों पे समान आवेश, अर्थात इसमें कौन सा आवेश है, धनात्मक, तो इसमें भी आपका धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो आवेशन की विधियाँ है, इस विधि को हम कहते हैं प्रेरण द्वारा किसी अनावेशित वस्तु में आवेश उत्पन्न करना। ये हमारा पहले क्या था, आवेशित वस्तु है और ये अनावेशित वस्तु है, अनावेशित वस्तु, और ये है आवेशित वस्तु। तो जब हम किसी आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं तो उस अनावेशित वस्तु के पास वाले सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूर वाले सिरे पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को आवेशन कहते हैं। और किस विधि द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा, क्योंकि इस आवेशित वस्तु से आवेश इसमें क्या हुआ है, प्रेरित हुआ है या उत्पन्न हुआ है। अब दूसरा जो विधि है आवेशन की वो क्या है, चालन द्वारा। चालन द्वारा क्या करते हैं, हम एक आवेशित वस्तु है, ये उसको हम एक दूसरी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, तो ये वस्तु भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। और ये वस्तु तब तक आवेशित रहती है जब आप इसको हटा भी लोगे तब भी ये आवेशित रहेगा। पर प्रेरण में क्या होता है, ये आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है। ये अनावेशित वस्तु तब तक आवेशित रहेगी जब तक ये आवेशित वस्तु इसके पास रहेगी। जैसे ही हम इसको दूर कर देंगे, अगर यहाँ पे रख देंगे, तो ये फिर से क्या हो जाएगी, अनावेशित हो जाएगी। लेकिन चालन द्वारा यदि हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो आवेशित वस्तु को हटा लेने के बाद भी अनावेशित वस्तु आवेशित रहेगा। तो ये दोनों में मुख्य अंतर आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रेरण द्वारा क्या करते हैं, हम एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास में लाते हैं, एकदम संपर्क में या सटा के नहीं रखते, जबकि चालन में दोनों आवेशित और अनावेशित वस्तुओं को सटा कर रखते हैं। इसमें पास वाले सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूर वाले सिरे पर समान आवेश उत्पन्न होता है। इसमें चालन द्वारा जैसे ही हम अनावेशित वस्तु उसके संपर्क में लाते हैं तो इसका आवेश इसमें जो है वो चला जाता है। तीसरा अंतर यह है कि इसमें आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से दूर हटा लेने पर आवेशित वस्तु अनावेशित हो जाती है, जबकि इसमें अनावेशित वस्तु
आवेशित वस्तु के हटा लेने के बाद जब आवेशित होती है तो उसको हटा लेते हैं, फिर भी इसमें ये अनावेशित नहीं होता, मतलब इसमें आवेश रहता है। ये तो था आवेशन की दो विधियाँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो बाद में पूछ लीजिएगा, उसमें डिस्कस कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं अब आवेश से संबंधित जो नियम है वो। तो ये है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम समझने से पहले हम लोग समझ लेंगे कि बिंदु आवेश होता क्या है, क्योंकि कूलाम का नियम जो है वो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। तो बिंदु आवेश क्या होता है? आप लोगों ने 11वीं कक्षा में दूरी वाला पार्ट जो पढ़ा होगा तो उसमें बिंदु वस्तु की हम कल्पना करते थे। बिंदु वस्तु क्या होता था कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उस वस्तु के आकार की तुलना में बहुत ज़्यादा, तो हम उसको बिंदु वस्तु मान लेते थे। ठीक वैसे ही क्या है बिंदु आवेश। यदि कोई दो बिंदु आवेश है, मान लीजिए P और Q है, और दोनों की विमाएं मतलब इनका आकार कह दीजिए, इनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है, मतलब नहीं के बराबर है, एकदम कम है। तो ऐसी स्थिति में इन वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? इन आवेशों को हम कहेंगे बिंदु आवेश। अब कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम इस बात को लेकर है कि दो बिंदु आवेश होते हैं, उनके बीच जो बल लगता है उसका उन आवेशों के परिमाण और उन आवेशों के बीच की दूरी से क्या संबंध है, इसको लेकर के है। तो मान लीजिए दो आवेश उपस्थित हैं यहाँ पर। इसको आप बुक के हिसाब से कर लीजिए। बुक में अगर Q1 Q2 लिखा है तो वैसे ही लिखिए, क्या है एग्जाम में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मान लीजिए दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। दो आवेश कौन कौन सा है? Q1 और Q2, और दोनों के बीच की दूरी क्या है? r। तो कूलाम के नियम के अनुसार इन दोनों आवेशों, कौन कौन से दो आवेशों? Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल F, इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F अनुक्रमानुपाती होता है किसके? Q1 गुणित Q2 के। तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों कथनों को अगर एक साथ हम लिखते, मतलब F अनुक्रमानुपाती Q1 गुणित Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती r के वर्ग के, दोनों को एक साथ अगर हम लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं। F जो है वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 गुणित Q2 बटे r का वर्ग के। तो इस तरह से हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम एक नियतांक उपयोग में लाएं तो इस तरह से लिख सकते हैं F बराबर Q1 गुणित Q2 बटे r स्क्वायर, यहाँ पे K, जहाँ K क्या है? एक आनुपातिक नियतांक है जिसका मान माध्यम तथा मापन की प्रकृति पर निर्भर करता है। जनरली K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस मान को अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो इस तरह से आ जाएगा F बराबर फाइनली Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में है तो आप इसको r कैप लिख सकते हो। r कैप क्या है? r के डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। एकांक सदिश क्या होता है? एकांक सदिश वो सदिश है जिसका परिमाण 1 होता है। तो ये तो था कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम से संबंधित दो इसके जो लिमिटेशंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या क्या है लिमिटेशंस? तो मैंने पहले ही कहा था कि कूलाम का जो नियम है वो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। तो कूलाम के नियम की सीमाएं अगर हम देखें, कूलाम के नियम की सीमाएं मतलब लिमिटेशंस कि कहाँ तक ये लागू होता है
और किन चीज़ों पे ये लागू नहीं होता है। तो पहला जो है, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। यह केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। दूसरा इसका लिमिटेशंस क्या है, यह अत्यधिक दूरी तथा परमाणविक दूरी से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। तो ये कूलाम के नियम की सीमाएं थी। बाकी जो और बच गया है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।